Hello everyone and welcome back to the today's session. So today we are going to attempt a mock test for JKSSP FA. So in today's session, what topics we have include are accountancy, 30 marks का है तो 30 MCQs will be there. फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक 10 मार्क्स रहेंगे उसके 10 क्वेश्चंस हैं उसके इकोनॉमिक्स 10 हैं उसमें भी और जर्नल साइंस दैट टू विद 10 क्वेश्चंस. ठीक है. सो डू लेट मी नो हाउ मच यू स्कोर्ड सेक्शन वाइज. मेरे साथ साथ आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करते रहने हैं. जैसे जैसे आपको डाउट आते रहते हैं कमेंट करते रहना मुझे, और एक एक सेक्शन कंप्लीट करने के बाद अपने स्कोर्स जो है वो मुझे लिखते रहना. ठीक है. ऐसे क्या हम एक दूसरे के शेयर करेंगे जब स्कोर्स ना, तो हमें पता चलता रहेगा कि हमारी प्रैक्टिस कहाँ पर अभी कमी है, कहाँ पर हमें और प्रैक्टिस करनी है. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को. ध्यान से करना है. सारे बेस्ट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर कर आई हूँ. बिल्कुल न्यू पैटर्न बेस्ड है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजंस भी हैं, मैचिंग वाले भी हैं, एवरीथिंग इज़ देयर. ठीक है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द सेशन टुडे. एंड सबसे पहले हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो रहेगा अकाउंटेंसी. 30 MCQs इसके रहेंगे. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 असर्शन रीजन वाला है. असर्शन हमें बोल रहा है AS9 recognizes revenue when no significant uncertainty exists. So देखो इस क्वेश्चन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 की बात हो रही है. अब डू यू रिमेंबर AS9 कौन सा है? AS9 यानी कि रेवेन्यू रिकग्निशन का कोर कंसेप्ट. ठीक है, ये समझना है हमने. ठीक है. तो देखो ये स्टेटमेंट बोल रही है कि AS9 जो है रिकग्नाइज रेवेन्यू व्हेन नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. AS9 का गोल्डन रूल क्या कहता है कि रेवेन्यू तभी रिकग्नाइज होता है जब उसकी रियलाइजेशन रीजनेबली सर्टेन हो. यानी अगर फ्यूचर में पैसा मिलने को लेकर कोई सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी या कोई मेजर डाउट है, जैसे कि मान लो कि कस्टमर आपका डाउटफुल है, पेमेंट डिले का हाई रिस्क है या गुड्स रिजेक्ट होने के चांसेस हैं, तो हम रेवेन्यू को रिकग्नाइज नहीं करते हैं. ठीक है. सो आपने याद रखना है कि नो अनसर्टेनिटी मतलब यू विल बी रिकग्नाइजिंग द रेवेन्यू. इफ़ द अनसर्टेनिटी इज़ प्रेजेंट तो हम रेवेन्यू को पोस्टपोन कर देंगे. ठीक है. सो द असर्शन हेयर इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. रीज़न पे आते हैं. रेवेन्यू इज़ रिकग्नाइज्ड ओनली आफ्टर कैश रियलाइजेशन. नाउ सी दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट. ये गलत है. यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि रेवेन्यू तभी रिकग्नाइज होगा जब कैश मिल जाएगा. नहीं, लेकिन AS9 क्या फॉलो कर रहा है, आपने ये ध्यान रखना है. अक्रूवल कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है. यानी रेवेन्यू तब रिकग्नाइज होती है जब वो अर्न हो गई हो और रीजनेबली सर्टेन हो कि पैसा मिल जाएगा. कैश एक्चुअल में मिले या ना मिले वो ज़रूरी नहीं है उस समय पे. ठीक है. देखो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. मान लो आपने गुड्स 10,000 में क्रेडिट पर बेचे, तो कैश तो अभी नहीं मिला, लेकिन जो कस्टमर है ना वो रिलायबल है. तो हम क्या करेंगे कि रेवेन्यू को अभी रिकग्नाइज करेंगे. क्यों? क्योंकि अर्निंग तो हो चुकी है, कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है. पर अगर आपको लगता है कि वो कस्टमर डाउटफुल है, कैश फ्यूचर में मिलना मुश्किल है, तो हम रेवेन्यू को रिकग्नाइज नहीं करेंगे. ठीक है. इसीलिए हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि असर्शन तो हमारा बिल्कुल सही है, बट जो रीज़न है वो इनकरेक्ट है. इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा. A इज़ ट्रू एंड R इज़ फॉल्स. ठीक है. सो आपने याद रखना है कि अगर कहीं भी ऑप्शन में कैश रिसीव लिखा हो तो तुरंत आपने डाउट करना है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो मोस्टली अक्रूवल बेसिस को ही फॉलो करते हैं, कैश बेसिस को नहीं फॉलो करते हैं. राइट. चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2 मैचिंग का क्वेश्चन है. देखो यहाँ पर हमें क्या क्या दिए हुए हैं. रिजर्व्स बेसिकली दिए हुए हैं, है ना. तो रिज़र्व पे बेस्ड है और क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये टाइप के बड़े आते हैं. तो चलो अब एक एक करके सभी रिज़र्व्स को देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर कैपिटल रिज़र्व. अब देखो कैपिटल रिज़र्व कहाँ से बनता है. कैपिटल प्रॉफिट से. जैसे एसेट्स की सेल करी आपने, वहाँ से कोई प्रॉफिट आया, या आपने शेयर को री इशू किया, है ना, यहाँ से जो पैसा आता है वो कैपिटल प्रॉफिट के अंडर आता है. और याद रखना है कि ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए इसे डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है. इसीलिए इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा. ऑप्शन नंबर ए, नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड. ठीक है. तो ये ए का बन गया फर्स्ट ऑप्शन. राइट. अब बी में देखो हमें बोला है रेवेन्यू रिजर्व. रेवेन्यू रिजर्व बनता है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट से, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जितना भी आपको प्रॉफिट अर्न होता है. जैसे P&L में ट्रांसफ़र किया गया जो भी अमाउंट है वो रेवेन्यू रिजर्व, वो क्या कहते हैं, वही कंसीडर किया जाता है. ठीक है. तो रेवेन्यू रिजर्व क्या है. इट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट, सो इट विल गो विद ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सेकंड. ठीक है.
फिर सी में हमें बोला है रिवैल्यूएशन रिजर्व। सो जब हम एसेट की वैल्यू को बढ़ाते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं, तो क्या होता है, एसेट की बुक वैल्यू बढ़ती है लेकिन एक्चुअल में कोई कैश गेन नहीं होता, यानी कि ये गेन सिर्फ पेपर पर है, रियल में ये ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इसे हम अनरियलाइज्ड गेन भी कहते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है आपका, ये थर्ड पॉइंट के साथ हमारा जाएगा, अनरियलाइज्ड गेन। फिर आता है जर्नल रिजर्व। सो जर्नल रिजर्व टेक्निकली कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होता है इनिशियली, लेकिन एग्जाम में इसे ना मेनली फ्यूचर स्पेसिफिक यूज़ जैसे कि एक्सपेंशन या कॉन्टिजेंसी के कंटेक्स्ट में मैच कराया जाता है। सो गिवन ऑप्शंस में से हमारे पास यही बच भी रहा है, स्पेसिफिक पर्पस, ऑप्शन नंबर 4। तो ये जो डी है ये फोर्थ वाले के साथ ही जाएगा। ठीक है, सो ये रहेगा हमारा मैचिंग का पैटर्न। तो ये ऑप्शंस में से आप देख लेना कौन सा वाला मैच कर रहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, अंडर फीफो इन इन्फ्लेशनरी कंडीशंस प्रॉफिट विल बी व्हाट। देखो बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन्वेंट्री वैल्यूएशन और प्रॉफिट इम्पैक्ट के ऊपर। देखो सबसे पहले समझो कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन हमारे पास है इन्फ्लेशनरी कंडीशन, इसका मतलब कि प्राइजेस लगातार बढ़ रहे हैं। अब ये जो फीफो है ये क्या कहता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी सबसे पहली खरीदी हुई जो पुरानी वाली इन्वेंट्री है वो पहले बेची जाएगी, है ना। अब लॉजिक देखो, पुरानी इन्वेंट्री जो है वो सस्ती होती है, नई इन्वेंट्री महंगी होती है। तो फीफो में जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो क्या होगा, वो क्या जाएगा, पुरानी सस्ती वाली कॉस्ट जाएगी। उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड्स हैं वो कम हो जाएगा, और इस वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा दिखेगा, है ना। और प्रॉफिट, ये फार्मूला के एंगल से देखो, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड्स। तो अगर आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड्स कम है तो प्रॉफिट तो आपको ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही होगा ना। सो फीफो इन इन्फ्लेशन मीन्स प्रॉफिट इज़ ओवर स्टेटेड। ठीक है, राइट। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, गुडविल इज़ व्हाट। सो देखो गुडविल का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, तो ये तो हमें पता ही है। गुडविल क्या है, बिजनेस की रेपुटेशन है, ब्रांड वैल्यू है, कस्टमर लॉयल्टी है। पर क्या है, हम इसे छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, तो ये किस टाइप का एसेट हुआ, इनटेंजिबल एसेट हुआ, है ना। तो सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी रहेगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन हमें दी है डेप्रिसिएशन एंश्योर्स ट्रू एंड फेयर व्यू। तो देखो ये क्वेश्चन जो है डेप्रिसिएशन पे बेस्ड है, तो हमारा स्टेटमेंट जो है असर्शन ये बिल्कुल सही है, इट इंश्योर्स ट्रू एंड फेयर व्यू। बिल्कुल सही है, क्योंकि एसेट की वैल्यू समय के साथ कम होती है, वियर एंड टियर की वजह से, ऑब्सोलेंस की वजह से। अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो एसेट की वैल्यू ओवरस्टेट हो जाएगी और प्रॉफिट भी गलत दिखेगा। इसीलिए डेप्रिसिएशन हेल्प्स इन शोइंग करेक्ट एसेट वैल्यू एंड करेक्ट प्रॉफिट। हैंस ये असर्शन आपकी बिल्कुल सही है। अब रीज़न बोल रहा है इट एलोकेट्स कॉस्ट ओवर यूज़फुल लाइफ। सो ये भी बिल्कुल सही है। देखो डेप्रिसिएशन क्या करती है, एसेट की टोटल कॉस्ट को उसकी यूज़फुल लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट करती है। मान लो आपने 1 लाख की मशीनरी खरीदी है और उसकी 5 ईयर्स उसकी लाइफ है, तो हर साल कॉस्ट का हिस्सा एक्सपेंस बनेगा, है ना। अब देखो कॉस्ट एलोकेशन, सही एक्सपेंस हर साल दिखेगा, सही एक्सपेंस दिखेगा तो सही प्रॉफिट दिखेगा, सही प्रॉफिट दिखेगा तो ट्रू एंड फेयर व्यू भी होगा। सो एजर्शन रीज़न भी सही है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही जा रही है, तो इसलिए सही आंसर इसका क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें बोल रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट एक्सक्लूड्स व्हाट। सो देखो फंड फ्लो स्टेटमेंट का कोर कंसेप्ट है चेंज इन वर्किंग कैपिटल। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या ट्रैक करता है, सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स को, बट फंड्स का क्या मतलब है, वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, है ना। इसका मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ दोनों ऑलरेडी कैलकुलेशन का हिस्सा है, इसलिए ये स्टेटमेंट किस पे फोकस करता है, नॉन करंट आइटम्स पे, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ वगैरह। ठीक है, अब ज़रा हम ऑप्शंस को डिकोड करते हैं। ऑप्शन ए हमें यहाँ पे बोल रहा है करंट एसेट, है ना। तो देखो ये गलत है, ये ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, तो सेपरेटली तो इसको शो नहीं करेंगे हम। फिर बोल रहे हैं हमें करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ सेम इसी रीज़न से ये भी ऑप्शन सही नहीं रहेगा, है ना, जो करंट एसेट्स वाला था। फिर बोल रहे हैं आपको वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो ये तो मेन ही फोकस है, इसको छोड़ दो आप।
सही आंसर क्या बन रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, नॉन करेंट एसेट। तो इन्हीं के ट्रांजेक्शन ही शो होते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें बोल रहे हैं करंट रेशो दी हुई है 2:1, करंट लायबिलिटीज़ आपको दी है 50,000, आपने करंट एसेट्स निकालनी है। तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन ये पुट ऑन किया है। आपके पास करंट रेशो दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज़, ये दिया है 2:1। करंट लायबिलिटी, अब इसमें से ये वाली, ये आपको दी हुई है कितनी? 50,000। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 50,000। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट करंट एसेट्स। सिंपल बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन है। 50,000 उधर 2 से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कितना? 1 लाख आ गया आपके पास। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ये तो सिंपल करंट रेशो का फॉर्मूला के बेस पे बिल्कुल बेसिक सा है। ऐसे फॉर्मूला बेस थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड भी आ सकते हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज ऑल्सो, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 मैचिंग में, इसमें हमें क्या पूछ रहे हैं? देखो ये बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स से सारे यहाँ पर है, डिबेंचर, शेयर्स वगैरह। तो सबसे पहले आपके पास है डिबेंचर। सो डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं? याद रखो, वो होते हैं हमारे क्रेडिटर्स, और उन्हें क्या मिलता है? फिक्स्ड इंटरेस्ट। इसीलिए डिबेंचर विल गो विद फिक्स्ड रिटर्न, और ए जो है किसके साथ मैच करेगा? 2 के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है शेयर। अब शेयर क्या रिप्रेजेंट करता है? कंपनी में ओनरशिप। तो शेयर होल्डर कौन होते हैं? हमारे ओनर होते हैं, है ना। तो बी किसके साथ जाएगा? 1 ऑप्शन के साथ। अब सी में बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर। सो प्रेफरेंस शेयर में क्या स्पेशल होता है कि डिविडेंड की, डिबेंचर की तरह इनका डिविडेंड जो है वो भी फिक्स रहता है, और इक्विटी की तरह इनका फीचर जो है वो ओनरशिप वाला रहता है। इसीलिए ये क्या है? हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। सो सी विल गो विथ 3। फिर हमारे पास चौथा आ रहा है इक्विटी शेयर। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? जो सबको देने के बाद बच जाता है, यानी कि रेजिडुअल क्लेम। सो डी विल गो विद ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सो ये हमारे पास पैटर्न रहेगा। सो आप ऑप्शंस में देखो कौन सा मैच कर रहा है। 2 1 3 4, 2 1 3 4 गोज विद ऑप्शन नंबर ए। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें पूछ रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स व्हाट। सो देखो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि कंपनी को रिवाइव करना बिना उसे क्लोज़ किए। इसका मेन टूल होता है कैपिटल रिडक्शन। इसमें क्या होता है ना कि शेयर कैपिटल को रिड्यूस किया जाता है, लॉसेस भी राइट ऑफ होते हैं, और जो हमारी बैलेंस शीट है वो क्लीन होती है, ठीक है। तो इसलिए देखो, अब ए ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं? लिक्विडेशन। लिक्विडेशन में तो कैप इसको कंपनी को बंद कर देते हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है। फिर एक्सटर्नल एक्विजिशन, इसमें तो आउटसाइड पार्टी इन्वॉल्व होती है, सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट ऑप्शन। मर्जर में तो 2 कंपनीज कंबाइन होती है, सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। सो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मीन्स कैपिटल रिडक्शन, याद रखना है आपने, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें बोल रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग इंक्लूड्स व्हाट। देखो, कैश फ्लो में होते हैं 3 पार्ट, याद रखो कौन कौन से? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, है ना। अब फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, जैसे कि आपने शेयर इशू किया, डिबेंचर इशू किया, लोन लिया या लोन को रीपे किया, ठीक है, ये सारा उसके अंडर आता है। तो अब देखो यहाँ पर ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। पहला आपको बोला डेप्रिसिएशन, तो ये तो नॉन कैश एक्टिविटी है, सो इसको तो हमें बात भी नहीं करेंगे इसकी। फिर इन्वेंट्री परचेज, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी ऑपरेटिंग में आता है। रेस्ट वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन बी, दैट इज़ इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। दिस इज़ द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एजर्शन हमें दिया है प्रोविजन इज़ अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग। देखो, ये क्वेश्चन प्रोविज़न और लायबिलिटी के कंसेप्ट पे बेस्ड है, और एग्ज़ाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है। स्टेटमेंट हमें क्या दी है कि प्रोविज़न क्या है? लायबिलिटी है, किस चीज़ की? अनसर्टेन टाइमिंग की। तो देखो, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। प्रोविज़न क्या होता है? एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है, लेकिन उसमें एक अनसर्टेनिटी होती है कि टाइमिंग, पेमेंट कब होगा, कितना पेमेंट होगा। जैसे वारंटी की प्रोविज़न या फिर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, हमें पता है कि लायबिलिटी है, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट या टाइम हमें नहीं पता होता है। इसलिए प्रोविज़न क्या कहलाई जाती है? वो लायबिलिटी
जिसमें थोड़ी बहुत क्या है, अनसर्टेनिटी है, ठीक है, इसीलिए आपकी असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न बोल रहा है इट मस्ट बी लीगली एनफोर्सेबल। नाउ दिस इज़ नॉट करेक्ट। देखो प्रोविज़न के लिए ज़रूरी नहीं है कि ऑब्लिगेशन लीगली एनफोर्सेबल हो। प्रोविज़न देखो, इनकी प्रोविज़न दो तरह के ऑब्लिगेशंस बना सकती है। एक तो बनाएगी लीगल ऑब्लिगेशन जो लॉ के तहत होगा, दूसरा बनाएगी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, यहाँ पर कंपनी की पास्ट प्रैक्टिसेस या कंपनी की पॉलिसीज़ पे बेस्ड होगा। मान लो फॉर एग्जांपल अगर कंपनी हर साल बोनस देती है तो एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्ट करेंगे, तो ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। अब लीगल एनफोर्सेबिलिटी ज़रूरी नहीं है, अगर उस साल उन लोगों को बोनस नहीं मिला तो वो उनके खिलाफ नहीं खड़े हो जाएंगे, ठीक है। सो हेयर द assertion इज़ ट्रू बट द रीज़न इज़ फॉल्स, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। ओके, नाउ 12th में हमें पूछ रहे हैं विच इज़ नॉट अ फंड फ्लो आइटम। सो देखो फंड फ्लो स्टेटमेंट पे बेस्ड है ये भी। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है, अभी बताया मैंने आपको, मूवमेंट ऑफ फंड्स, ठीक है। वर्किंग कैपिटल चेंज होता है किस वजह से, ड्यू टू नॉन करंट आइटम, ठीक है। अब ज़रा ऑप्शंस को हम देखते हैं। ऑप्शन ए में बोला है आपको सेल ऑफ मशीनरी, तो देखो फिक्स्ड एसेट को अगर आप बेचोगे तो फंड तो आपके इनफ्लो होंगे ही, तो ये तो फंड फ्लो आइटम है ही है। फिर बोला है परचेज ऑफ लैंड, अगेन फिक्स्ड एसेट की परचेज कर रहे हो आप, फंड्स जो हैं वो आपके आउटफ्लो होंगे, तो ये भी उसी की आइटम है। फिर इशू ऑफ शेयर, अगेन कैपिटल विल इनफ्लो, it is also a fund flow item. So we are left with option C, that is depreciation. Since it is a non-cash expense, so there isn't any movement of funds, ठीक है, तो सिर्फ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होती है, इसमें कैश फ्लो जैसा कुछ नहीं होता। सो ये फंड फ्लो आइटम नहीं है, सो दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ 13th में हमें पूछ रहे हैं कैपिटल गियरिंग रेफर्स टू व्हाट। देखो कैपिटल गियरिंग एक स्ट्रैटेजिक फिनेंशियल कंसेप्ट है, ठीक है। कैपिटल गियरिंग का मतलब क्या होता है कि कंपनी के स्ट्रक्चर में फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल जैसे कि डेट या प्रेफरेंस शेयर्स वर्सेस इक्विटी कैपिटल का प्रोपोर्शन। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो डेट कितना है और इक्विटी कितना है ये कहलाता है। अगर डेट ज़्यादा है तो हाई गियरिंग होगा, अगर इक्विटी ज़्यादा है तो लो गियरिंग होगा, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो डेट पर हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसलिए आपका रिस्क भी बढ़ जाता है ना। इसीलिए डेट ये कैपिटल गियरिंग क्या कहलाएगी हमारी, ये कहलाई जाएगी डेट इक्विटी मिक्स, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। सो ये रेशोज़ का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आपको दी है क्विक रेशो। सो क्विक रेशो क्या मेजर करती है, इमीडिएट शॉर्ट टर्म पेमेंट कैपेसिटी, ठीक है, इसलिए इट विल गो विद लिक्विडिटी, ए विल गो विद ऑप्शन नंबर 1। ओके, फिर आता है डेट इक्विटी। सो ये रेशो जो है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को दिखाता है ना। सो डेट रीपे करने की कैपेसिटी इसको बताता है ये, इसलिए बी किसके साथ जाएगा, 2 के साथ, सॉल्वेंसी रेशो के साथ, ठीक है। फिर आता है इन्वेंट्री टर्नओवर। अब देखो इन्वेंट्री कितनी फास्ट सेल हो रही है, यानी कि आपका रिसोर्स यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, ये बताती है इन्वेंट्री टर्नओवर। सो ये किसके साथ जाएगी, इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है, एफिशिएंसी रेशो, सो 3 वाले के साथ जाएगी। लास्ट में हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, सो सेल्स पर प्रॉफिट कितना है ये बताती है ये, तो इसलिए ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बन जाएगी। सो डी विल गो विद ऑप्शन नंबर 4। सो ये 1 2 3 4 ही है और ऑप्शन नंबर ए है इसका, ठीक है, ये सही आंसर रहेगा आपके पास। ना 15th क्वेश्चन में हमें पूछ रहे हैं ओवर कैपिटलाइजेशन लीड्स टू व्हाट। देखो ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, जब कंपनी का कैपिटल ज़्यादा हो पर उनकी अर्निंग्स जो है वो कम हो। सो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपके पास इन्वेस्टेड कैपिटल तो ज़्यादा है पर प्रॉफिट कम है। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि आपका रिटर्न पर कैपिटल जो है वो कम होता रहेगा, डिक्रीज़ होता रहेगा। मान लो कि आपका जो कैपिटल है वो है 10 lakhs पर आपका जो प्रॉफिट है वो है ओनली 50,000। बताओ अब रिटर्न क्या आएगा, बहुत कम आएगा ना। इसका इसका असर क्या होगा, इफ़ेक्ट्स क्या होंगे कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम मिलेगा, मार्केट में वैल्यू गिर जाएगी और कंपनी जो है वो कैसी लगेगी, इनएफिशिएंट लगेगी, ठीक है। इसलिए देखो अब ऑप्शन ए में क्या बोल रहे हैं, हाई डिविडेंड, ये तो सरासर गलत है, बिल्कुल ऑपोजिट बोल दिया इन्होंने।
फिर हाई लिक्विडिटी ये भी नहीं, हाई रिजर्व ये भी नहीं, ये भी प्रॉफिट कम है, हाई रिजर्व कैसे होंगे? तो सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, लोअर रिटर्न। ठीक है, सो ओवर कैपिटलाइजेशन लीड्स टू लोअर रिटर्न। ऑल राइट, सो ऑप्शन बी हेयर इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ 16th क्वेश्चन में बोला है ट्रायल बैलेंस एंश्योर्स व्हाट। देखो ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट जिसमें सभी लेजर बैलेंसेस को डेबिट और क्रेडिट साइड में लिस्ट कर देते हैं। इसका मेन मकसद क्या होता है कि चेक करना डेबिट और क्रेडिट बराबर है कि नहीं, यानी मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है ये। अब आप सोचो कि क्या ट्रायल बैलेंस एरर को डिटेक्ट करता है? नहीं, सारे एरर तो नहीं पकड़ता। हमने कई बार ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस किए हुए हैं क्लासेस में। सो कौन कौन से एरर नहीं पकड़ता है? मुझे कमेंट करके बताओ आप। ट्रायल बैलेंस कौन कौन से एरर्स को नहीं आइडेंटिफाई कर पाता है? मुझे अभी कमेंट करके बताओ, ठीक है, साथ साथ। चलो, तो है कई एरर जिनको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, इसीलिए एक्यूरेसी भी गारंटी नहीं करता है, प्रॉफिट करेक्टनेस भी नहीं बताता है, एसेट वैल्यूएशन भी नहीं बताता है। सिर्फ क्या बताता है ये? अर्थमेटिकल करेक्टनेस। सो ऑप्शन नंबर बी ही जो है हमारे पास सही आंसर रहेगा यहाँ पे। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमें एजर्शन दिया हुआ है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ रिटन ऑफ ओवर ईयर्स। देखो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। इसका मतलब समझो कि पूरा एक्सपेंस एक ही साल में हम चार्ज नहीं करते हैं, हम उसे राइट ऑफ करते हैं ओवर ईयर्स, धीरे धीरे मल्टीपल ईयर्स में लिखते हैं। बिल्कुल सही बात है। फिर रीज़न दिया है इट गिव्स एंड्योरिंग बेनिफिट्स। एग्जैक्टली दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों होता है? क्योंकि उसका बेनिफिट एक से ज़्यादा सालों तक मिल रहा है ना। जैसे कि हैवी एडवर्टीजमेंट कैंपेन, अमिताभ बच्चन वाला एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सारे हैं ना। सो इनके बेनिफिट्स जो हैं वो कई साल तक मिलते रहते हैं, इसलिए एक्सपेंस भी स्प्रेड करते हैं। सो रीज़न परफेक्टली एजर्शन को सही तरीके से बता रहा है। ठीक है, ऑप्शन मैंने इसके दिए नहीं, यहाँ पे ऑप्शन वही रहते हैं हर बार। सो योर एजर्शन इज़ ट्रू, reason is also true, and reason is explaining assertion in a perfect way. So option number A will be the right answer. ठीक है, A में ही आता है वो ऑप्शन वाला। ठीक है, नाउ 18th क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड अंडर व्हाट। सो देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे बनते हैं? अब तो हमने कई बार ये चीज़ पढ़ चुकी है। ये बनते हैं अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल बेसिस क्या कहता है कि इनकम कब रिकॉग्नाइज होगी? जब वो अर्न हो जाए। एक्सपेंस कब रिकॉर्ड होगा? जब वो इनकर हो जाए। कैश मिले या ना मिले ये एक सेकेंडरी मैटर है। ठीक है, जैसे सैलरी पेएबल है तो हम उसे एक्सपेंस मान लेंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल है हम उसे इनकम मान लेंगे। कैश बेसिस में क्या होता है कि सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स कंसीडर होते हैं, लेकिन कंपनीज जनरली अक्रूवल को ही फॉलो करती हैं। ठीक है, सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। ना 19th में हमें पूछ रहे हैं शेयर प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर व्हाट। देखो शेयर प्रीमियम क्या है? जो फेस वैल्यू से ऊपर की जो अमाउंट होती है वो कहलाती है। एग्जांपल देके बताती हूँ। मान लो आपके पास जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपये की। अब आप इशू कितने पे कर रहे हो उसको? इशू प्राइस है उसका 15 रुपये का, तो 10 का था वैसे, पर आप इशू 15 पे कर रहे हो, तो जो 5 रुपये का जो है ना वो हमारा प्रीमियम कहलाता है, शेयर प्रीमियम। अब हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? अगर आपने बोनस शेयर को इशू करना है, या आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है, या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स देने हैं, या फिर अपने डिबेंचर्स को राइट ऑफ करना है, तो इन सब जगह पर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब कहाँ यूज़ नहीं कर सकते? डिविडेंड के लिए कदापि नहीं, सैलरी के लिए भी नहीं, रेंट के लिए भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक कैपिटल प्रॉफिट है, रेवेन्यू नहीं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, बोनस शेयर। ओके, नाउ अगेन वी आर विद मैचिंग वाला क्वेश्चन। सो यहाँ पर भी रेशोज़ है, एडवांस रेशोज़ का क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले आपके पास क्या है? ROCE, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, सो ये ROCE क्या मेजर करता है? कैपिटल एम्प्लॉयड से रिटर्न, यानी कैपिटल कितनी एफिशिएंटली यूज़ हो रही है, इसलिए इट विल गो विद कैपिटल एफिशिएंसी, फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, फिर आता है हमारे पास EPS। EPS क्या बना? अर्निंग पर शेयर। तो ये क्या बताता है? पर शेयर की अर्निंग। तो शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से रिटर्न के बारे में बताता है ना ये। सो इट विल गो विद ऑप्शन 2, शेयर होल्डर रिटर्न। नाउ सी इज़ NPM, मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन। सो ये क्या दिखाता है? सेल्स पर हमारा नेट प्रॉफिट, इसलिए ये प्रॉफिटेबिलिटी के साथ जाएगा। फिर आता है हमारे पास एसेट टर्नओवर।
एसेट टर्नओवर क्या बताता है, एसेट कितनी एफिशिएंटली सेल्स को जनरेट कर रही हैं, यानी कि ये हमारी यूटिलाइजेशन के बारे में समझाता है। ठीक है, सो दिस विल बी द करेक्ट पेयर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इसमें बोल रहे हैं कॉस्ट कंसेप्ट इम्प्लाइज व्हाट। देखो, कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि एसेट्स को उनकी ओरिजिनल परचेज प्राइस यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब आपने एसेट खरीदा उस समय जो प्राइस आपने पे किया था वही उसकी अकाउंटिंग वैल्यू होगी। एग्जाम्पल देके बताती हूँ। मान लो आपने एक ज़मीन खरीदी थी 5 लाख में। अब 5 साल बाद उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो हो गई है 10 लाख। ठीक है, पर बुक्स में कितनी दिख रही होगी वैल्यू? 5 लाख, जो कि ओरिजिनल कॉस्ट थी। 10 लाख क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि अकाउंटिंग जो है वो कंजर्वेटिज्म और ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करता है। ठीक है, इस वजह से तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट। मार्केट वैल्यू नहीं, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट करती रहती है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी नहीं, क्योंकि हम फ्यूचर एस्टिमेट करना मुश्किल हो जाता है। फेयर वैल्यू भी नहीं, क्योंकि मॉडर्न कंसेप्ट है ये, और ट्रेडिशनल कॉस्ट कंसेप्ट नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ 22 इज विंडो ड्रेसिंग अफेक्ट्स व्हाट। सो देखो, विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? फिनेंशियल स्टेटमेंट को ना आर्टिफिशियली इम्प्रूव करके बेटर दिखा देते हैं। रियलिटी कुछ और ही होती है पर प्रेजेंटेशन कुछ और है। अब इस पे क्या असर पड़ता है? एक्यूरेसी पे क्या असर पड़ता है कि फिगर्स आप मैनिपुलेटेड दिखा रहे हो तो एक्यूरेसी तो यहीं पे ही ख़राब हो गई। फिर रिलायबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा कि यूज़र्स ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। कंपैरेबिलिटी, ईयर टू ईयर कंपैरिजन ही मिसलीडिंग हो जाएगा क्योंकि आपने चीज़ें ही गलत डाली हुई हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स हमारे ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, सो इट अफेक्ट्स ऑल, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ 23 में बोल रहे हैं एजर्शन हमें दिया हुआ है, अमोर्टाइजेशन अप्लाइज टू इनटेंजिबल एसेट। बिल्कुल सही। इनटेंजिबल एसेट जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इनकी कॉस्ट एलोकेशन को हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन। ठीक है, क्योंकि ये इंटेंजिबल्स हैं। सो दिस इज़ ट्रू। फिर रीज़न हमें बोल रहा है इट स्प्रेड्स कॉस्ट सिस्टमेटिकली। सो ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। अमोर्टाइजेशन क्या करता है? एसेट की कॉस्ट को उसकी यूज़फुल लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब इंटेंजिबल एसेट जो है वो कॉस्ट एलोकेट करनी है, सिस्टमेटिक वे में स्प्रेड करना है, इसलिए ये असर्शन भी सही है, रीज़न भी बिल्कुल सही है, वो उसको सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहे हैं नेट वर्किंग कैपिटल क्या है। बेसिकली फॉर्मूला, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ का इंडिकेटर। नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, करंट एसेट्स मतलब कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स। करंट लाइबिलिटीज़ मतलब क्रेडिटर्स, बिल्स, पेबल्स। ठीक है, so if your working capital is positive it means good liquidity, if it is negative it means there is a financial stress। ठीक है, तो ये तो अब इजी फार्मूला था रखा है यहाँ पर। अब इससे ही हम ये ले सकते हैं कि ऐसे आपको और टिपिकल थोड़े से होते हैं जो फार्मूला सॉल्वेंसी रेशो वाले के, वो भी डाले जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए फार्मूलाज आपको याद रखने हैं सारे। नाउ 25 में बोल रहे हैं IFRS स्टैंड्स फॉर व्हाट। देखो, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं ना, अब IFRS का मतलब आपको पता होगा, पर एग्ज़ाम में ये जो 4 ऑप्शन देते हैं ना, ये कुछ ऐसे प्रेजेंट करते हैं ये लोग कि हमें लगता है कि ये सारे ही इनमें से कुछ गड़बड़ लगती नहीं है, पता ही नहीं चलता है। इसलिए आपने ना इन फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन में बहुत ध्यान से करना होता है। चलो, फुल फॉर्म तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा, पहले थोड़ा सा बताती हूँ। IFRS क्या होता है? ये ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। दे आर सेट एंड इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ बोर्ड, IASB। इसका मकसद क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को यूनिफॉर्म बनाना, कंपैरेबिलिटी को इम्प्रूव करना और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना। ठीक है, तो फिलहाल इसका IFRS का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सो IFRS क्या है? बेसिकली इट्स अ ग्लोबल अकाउंटिंग लैंग्वेज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इज शोन इन व्हाट। देखो, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती क्या है? एक ऐसा पॉसिबल ऑब्लिगेशन जो फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपका कोर्ट केस कोई पेंडिंग है या आपने कोई गारंटी दी हुई है।
तो याद रखना है आपने कि ये सर्टेन लायबिलिटी नहीं है, सिर्फ पॉसिबिलिटी है, इसलिए इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरह हम शो नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो बैलेंस शीट में तो वही ऑब्लिगेशंस आएंगी प्रेजेंट में जो कंफर्म्ड हैं आपके पास, है ना। तो ये जो कॉन्टिजेंट है ये तो कंफर्म है नहीं, तो फिर हम इसे डिस्क्लोज़ कहाँ करेंगे, हम इसे डिस्क्लोज़ करेंगे नोट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में, ठीक है, ताकि यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए और हमारे जो फाइनेंशियल वो जो हैं बैलेंसेस हैं वो भी डिस्टॉर्ट ना हो, ठीक है। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ 27th का क्वेश्चन, ये भी मैचिंग वाला है, फीफो लीफो वाले क्वेश्चन है ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। तो सबसे पहला आपके पास है फीफो, फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सो सबसे पहले खरीदा गया स्टॉक सबसे पहले बेचा जाएगा, तो ओल्ड स्टॉक फर्स्ट, फर्स्ट के साथ जाएगा ये, ठीक है। फिर आता है लीफो, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब सबसे लास्ट में ख़रीदा गया स्टॉक सबसे पहले इशू किया जाएगा, यानी कि रीसेंट कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ COGS में जाएगी हमारी, तो बी विल गो विथ सेकंड वाला। फिर बोल रहे हैं वेटेड एवरेज, सो वेटेड एवरेज जो है देखो क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, सो एवरेज निकाल के हम कॉस्ट को असाइन करते हैं, है ना। सो इट विल गो विद सी वाला, इट विल गो विद 3 मीन कॉस्ट के साथ। नेक्स्ट फिर डी में हमें बोल रहे हैं स्पेसिफिक आईडी, तो आइडेंटिफिकेशन बेसिकली, सो यहाँ पर क्या है, हर आइटम को इंडिविजुअली ट्रैक किया जाता है और हाई वैल्यू आइटम में इसे यूज़ किया जाता है, तो इट विल गो विद ऑप्शन डी विल गो विद फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। सो दिस विल बी योर पेयर। ना 28th क्वेश्चन, इसमें हमें क्या पूछ रहे हैं, कैपिटल रिजर्व्स अराइजेस फ्रॉम व्हाट। देखो कैपिटल रिजर्व्स क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट से बना गया रिजर्व, बेसिकली नॉन ऑपरेटिंग गेन्स होते हैं। सोर्सेज क्या हैं इनके, देखो सबसे पहले आपको क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट, बट कैपिटल नेचर वाला, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, कैपिटल प्रॉफिट, जैसे कि शेयर फॉर फीचर गेन, ठीक है। फिर बोल रहे हैं रिवैल्यूएशन, अब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वो रिवैल्यूएशन रिजर्व बन जाएगा। फिर है सेल ऑफ एसेट, फिक्स्ड एसेट बेचोगे तो जो प्रॉफिट आएगा वो हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो तीनों के तीनों ही केस में कैपिटल नेचर के ही गेन हमारे पास हो रहे हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारे पास, राइट। नाउ 29th में हमें पूछ रहे हैं विच इज़ नॉट अ करेंट एसेट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, करेंट एसेट क्या होता है, जो 1 साल के अंदर ही कन्वर्ट हो जाए कैश में, है ना। तो कौन सा करेंट एसेट नहीं है, कौन सा नहीं होगा, तो गुडविल नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन थोड़ा सा। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन 30 में हमें बोल रहे हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन इम्प्लाइज व्हाट। सो ये भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गोइंग कंसर्न को कंटिन्यूटी बताता है ये, है ना। सो ये गोइंग कंसेप्ट कहता है बिजनेस जो है फ्यूचर में चलता रहेगा, बंद नहीं होगा, एसेट को लिक्विडेशन वैल्यू पर नहीं, हम नॉर्मल बिजनेस यूज बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं, है ना। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, सो बाय दिस अकाउंटिंग का सेक्शन जो है ये हमारा ख़त्म होता है। अब आप मुझे इसी वक्त बताओ कमेंट करके कि आउट ऑफ 30 आपने अकाउंट्स में कितने लिए, ठीक है, फिर कमेंट करके बताओ, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। कर दिया कमेंट आप लोगों ने, गुड। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, इकोनॉमिक्स, 10 MCQs रहेंगे इसमें हमारे, ठीक है। 31st क्वेश्चन में बोल रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड अज्यूम्स व्हाट। सो देखो लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या कहता है, सिंपल, प्राइजेस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीज तो डिमांड आपकी इंक्रीज। लेकिन ये रिलेशन कब वैलिड होता है, ये रिलेशन तब वैलिड होता है जब बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हो। अब कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट मानी जाती हैं, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब ज़रा ऑप्शन को देखो, एक आपको यहाँ पर बोला है इनकम कांस्टेंट, यही अजम्पशन है, यही अज्यूम करना होता है, दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो प्राइस राइजिंग, ये तो कंडीशन है, अजम्पशन तो है ही नहीं। डिमांड इंक्रीजिंग, ये डिमांड तो रिज़ल्ट है। फिर सप्लाई फिक्स्ड, ये तो बिल्कुल इरेलेवेंट है इधर से, ठीक है। तो सही आंसर हमारे पास यहाँ ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ओके। नाउ 32 में हमें क्या बोल रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट। देखो बिल्कुल सही बात है, ये इंडिफरेंस कर्व जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, क्यों, क्योंकि हर कर्व अलग सेटिस्फेक्शन लेवल दिखाता है।
अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो सेम पॉइंट पे दो सेटिस्फेक्शन लेवल आ जाएगा, और जो कि ये लॉजिकली कंट्राडिक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट एजर्शन जो है बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर रीज़न बता रहे हैं आपको, प्रेफरेंसेस आर ट्रांजिटिव। देखो ये भी बिल्कुल सही है। ट्रांजिटिव क्या है कि अगर ए इज़ मोर देन बी और बी इज़ मोर देन सी, तो इट मीन्स कि ए इज़ मोर देन सी, है ना, यही है ट्रांजिटिविटी। सो अगर कर्व्स आपकी इंटरसेक्ट करें तो कंज्यूमर इनकंसिस्टेंट चॉइस दिखाएगा और हमारी जो ट्रांजिटिविटी है वो टूट जाएगी, इसलिए कर्व्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो हमारी एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और वो उसको सही से एक्सप्लेन भी कर रही है। सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, नाउ 33 में हमें क्या बोल रहे हैं, इलास्टिक डिमांड मीन्स व्हाट। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है कि प्राइस चेंज होने पर डिमांड कितना रिएक्ट करती है। ठीक है, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही है ना। अब देखो अगर आपकी ईडी मोर देन 1 है तो वो कहलाई जाती है इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अगर आप अब फिलहाल हमारा ए ऑप्शन ही सही है क्योंकि इलास्टिक डिमांड ही पूछा है यहाँ पर ज़रा सारे ऑप्शंस को हम एनालाइज करते हैं। अगर ईडी आपकी लेस देन 1 है तो वो कहलाई जाती है इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अगर ईडी इक्वल्स टू 1 है वो कहलाई जाती है यूनिटरी डिमांड। अगर ईडी आपकी 0 है तो वो कहलाई जाती है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, सो आपको याद रहने चाहिए ये सारे रूल्स, कोई भी रूल पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। इलास्टिक डिमांड का मतलब कि डिमांड ज़्यादा सेंसिटिव है प्राइस चेंज से। ठीक है, मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपका प्राइस जो है 10% फॉल हो गया तो आपकी डिमांड जो है वो 25%, 26%, 30% हाई जाएगी, मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हुई, इट मीन्स दैट इज़ इलास्टिक। ठीक है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ना 34th क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहे हैं, नेशनल इनकम बेस्ड है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है जीडीपी। जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो यहाँ पे डोमेस्टिक का मतलब क्या हुआ कि कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर की प्रोडक्शन। सो ये कौन सी होगी, ये होगी आपकी डोमेस्टिक आउटपुट। ठीक है, फिर दूसरा आपके पास आ रहा है जीएनपी। जीएनपी का मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी कैसे निकलता है, जीडीपी में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा नेशनल कंसेप्ट बन जाता है सिटीजनशिप बेसिस पे। सो इट विल बी अवर नेशनल इनकम। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखो आपको बोला है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये हम कैसे निकालते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करके, यानी कि ये हमारी क्या बनती है, नेट आउटपुट, नेट वैल्यू। सो ये इसके साथ जाएगा। फिर डी में बोला है आपको पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, फिर तो पर पर्सन इनकम है ना। सो ये तो साफ साफ दिख ही रहा है, पर कैपिटा के साथ जाएगी हमारे पास। ठीक है, सो दिस इज़ द करेक्ट पेयर। नाउ 35 में हमें पूछ रहे हैं इन्फ्लेशन रिड्यूसेस व्हाट। देखो इन्फ्लेशन क्या है, जर्नल प्राइस लेवल का इंक्रीज़ होना। अब सोचो अगर प्राइस बढ़ रहे हैं और इनकम सेम है तो क्या होगा, आप कम चीज़ें खरीद पाओगे, इसी को कहते हैं हम परचेजिंग पावर का डिक्रीज़ होना। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर ए परचेजिंग पावर। मान लो, अब एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ, मान लो पहले 100 रुपये में 10 चीज़ें मिलती थी, अब 100 में बस 5 ही मिल रही हैं, तो आपकी परचेजिंग पावर क्या होगी, रिड्यूस हो गई ना। सो इसलिए ये हमारे पास सही आंसर रहेगा। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 36, इसमें हमें बोल रहे हैं मोनोपोली हैज़ व्हाट। सो मोनोपोली का मतलब क्या होता है, संधि विच्छेद करो इसका। मोनो मतलब सिंगल, पोली मतलब सेलर, वन सेलर, यानी मार्केट में कितने सेलर होंगे, सिर्फ सिंगल सेलर होगा, है ना। सिंगल सेलर होता है, सब्सटीट्यूट्स होते नहीं हैं क्लोज, बैरियर्स एंट्री के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये प्राइस मेकर ही होता है। बायर्स कितने होते हैं, बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन सेलर सिर्फ एक ही होता है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नाउ 37 में हमें क्या बोल रहे हैं, एजर्शन क्या दिया है आपको, MPC प्लस MPS इक्वल्स 1। MPC मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPS मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव।
सो इन दोनों का समेशन इक्वल्स टू 1 होता है। बिल्कुल सही है, फॉर्मूला बेस्ड है। इनकम क्या होती है? इनकम हमारी होती है कंजम्पशन प्लस सेविंग। मतलब कुछ हम अपनी इनकम में से कुछ खा जाएंगे, कुछ बचा लेंगे, यही है ना। लॉजिक लगा के सोचो, रटना है ही नहीं हम लोगों को। तो इसलिए इट इक्वल्स टू 1, इट विल बी इक्वल टू 1, ये बिल्कुल सही है। रीज़न हमें बोल रहे हैं इनकम फुली कंज्यूम्ड। बताओ, ये तो सरासर गलत है। इनकम फुली कंज्यूम्ड कैसे? सारा कैसे खा गए आप? इनकम पूरा कंज्यूम होता ही नहीं है, कुछ हिस्सा सेव भी होता है। सो सही स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था कि इनकम इज़ ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड, है ना। सो फिलहाल यहाँ पर हमारा एजर्शन सही है, रीज़न फॉल्स है, और ये बनता है हमारा ऑप्शन नंबर सी में। सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। सो बेसिकली इनकम जो है वो स्प्लिट हो जाती है कंजम्पशन में और सेविंग्स में। ठीक है ना। 38th में हमें क्या बोल रहे हैं? फिस्कल पॉलिसी रिलेट्स टू व्हाट। देखो, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट की पॉलिसी दैट इज़ रिलेटेड टू टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसका पर्पस क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। जैसे गवर्नमेंट ने अगर टैक्स बढ़ाया तो डिमांड कम हो जाएगी, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ाई तो डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। इसलिए सही आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, टैक्सेशन। क्योंकि मनी जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी में जाएगी, इंटरेस्ट तो इसमें कोई इसका रोल नहीं है फिस्कल पॉलिसी में। तो बैंकिंग भी रेलेवेंट है ये। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा यहाँ पर। ओके नाउ 39 में हमें बोल रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ व्हाट। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जब आप एक ऑप्शन चूज़ करते हो तो जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है आप उसको छोड़ देते हो, और वही वो कॉस्ट कहलाती है। अब आप टीचर बन सकते थे या बैंकर, आपने टीचर को चूज़ किया, टीचिंग को चूज़ किया, तो बैंकर बनने का जो बेनिफिट था वो आपने छोड़ दिया, तो वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी, है ना। तो सही आंसर इसका ये रहेगा, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सो बेसिकली यहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, हमें चॉइसेस करनी पड़ती हैं, इस वजह से ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो अराइज करती है। नाउ 40, आई एस कर्व रिप्रेजेंट्स व्हाट। देखो, आई एस कर्व क्या है? इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व। ठीक है, यानी गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। सो बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग है, तभी यहाँ पे मार्केट में इक्विलिब्रियम हो रहा है। ठीक है। अब देखो, इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी में आउटपुट ऐसे लेवल पर है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है वो बिल्कुल बराबर है। सो बेसिकली आई एस कर्व क्या दिखाता है कि इंटरेस्ट रेट और इनकम यानी आउटपुट के बीच का रिलेशन और गुड्स का मार्केट में इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसलिए ये सही आंसर रहेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो दैट इज़ इट। बाय दिस हमने ये सेक्शन भी कंप्लीट किया। अब मुझे फटाफट से बता दो 10 में से आपने कितना स्कोर किया है इसमें, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है स्टैटिस्टिक का। 10 MCQs रहेंगे इसमें हमारे पास। इसमें हमें पूछ रहे हैं मीन डेविएशन इज़ मिनिमम अबाउट व्हाट। देखो, मीन डेविएशन क्या होता है कि डाटा के वैल्यूज़ अपने सेंट्रल वैल्यू से कितने दूर हैं, उसका एवरेज डेविएशन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये डेविएशन किसके बारे में मिनिमम होगा। मिनिमम ये पूछा है ना, तो ऑप्शंस आपको दिए हैं मीन, मीडियन, मोड और रेंज। तो सही आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मीडियन। अब ज़रा समझो, मीडियन डाटा को एग्जैक्टली बीच में से डिवाइड करता है। हाफ ऑब्जर्वेशन ऊपर रहेंगी, हाफ ऑब्जर्वेशन आपके नीचे रहेंगी। इसलिए एब्सोल्यूट डेविएशंस जो हमारी एक्स माइनस मीडियन, ये इसका सम जो है वो मिनिमम होता है। ठीक है, सो बेसिकली इसका समेशन जो है ना, इसको मीडियन जो है वो मिनिमाइज़ कर देता है। अब ये प्रॉपर्टी सिर्फ मीडियन की होती है ना, इसलिए सही आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नाउ 42 में बोल रहे हैं वेरिएंस इज़ द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। यस, दिस इज़ ट्रू, फॉर्मूला यही है। अब फिर रीज़न बोल रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द रूट ऑफ वेरिएंस। अब एग्जैक्टली ये तो ऐसे उल्टा पुल्टा करके बोल दिया इन लोगों ने। वेरिएंस क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, और अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस।
सो बेसिकली अब आप मुझे ये सोच के बताओ, व्हाई डू वी स्क्वायर? डेविएशन को स्क्वायर करते हैं ताकि नेगेटिव वैल्यूज हट जाएं, वेट बढ़ जाए। फिर स्क्वायर रूट क्यों लेते हैं? ताकि ओरिजिनल यूनिट्स में वापस आ जाए, है ना। सो इसलिए एस डी जो है वेरिएंस का रूट है और वेरिएंस एस डी का स्क्वायर है। सो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही हैं, एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। ओके, नाउ 43 क्वेश्चन, इसमें हमें पूछ रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ व्हाट। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मेजर करता है? डाटा की स्प्रेड्स इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स। एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है? देखो सही आंसर तो फिलहाल इसका ऑप्शन ए है ना, एब्सोल्यूट मेजर। एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है कि जो ओरिजिनल यूनिट्स में हो, जैसे सेंटीमीटर, केजी, रुपीज़। सो स्टैंडर्ड डेविएशन की यूनिट क्या होती है? सेम एज डाटा, इसलिए एब्सोल्यूट मेजर विल बी द करेक्ट आंसर। अब रिलेटिव मेजर्स, इसमें क्या होता है कि रेशोज, परसेंटेज, जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये आता है ना। इसलिए सही आंसर जो है आपका ये रहेगा। याद रखना आपने, अगर यूनिट्स में है तो एब्सोल्यूट होगा, रेशोज में है तो रिलेटिव होगा। ठीक है, नाउ 44, इसमें हमें क्या दिया हुआ है? देखो स्टैटिस्टिक में फार्मूलाज जो हैं वो प्राइम है, वो आपने फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए आपको। सबसे पहले हमें दिया है मीन। मीन क्या बताता है? एवरेज वैल्यू बताता है, बेसिकली डाटा का सेंटर, इसलिए ये जाएगा सेंट्रल टेंडेंसी के साथ। फिर आता है एस डी। एस डी क्या बताता है कि डाटा कितना फैला हुआ है, स्प्रेड का मेजर लेता है ये, है ना। सो बेसिकली डिस्पर्जन कहते हैं हम इसको, इस टर्म ये है इसकी। सो इट विल गो विद 2। फिर है स्क्यूनेस। सो स्क्यूनेस क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट या राइट झुका हुआ है, सो इट विल गो विद एसिमेट्री। फिर आता है हमारे पास कुटोसिस। सो ये क्या बताता है कि पीक शार्प है या फ्लैट है। ठीक है, तो इट विल गो विद ऑप्शन नंबर 4। तो ये हमारा पेयर रहेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 45, इसमें हमें क्या पूछ रहे हैं? कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन व्हाट। देखो कोरिलेशन क्या बताता है? दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन, और इसकी जो रेंज है वो क्या रहती है? इसकी रेंज रहती है -1 से +1 के बीच में। ठीक है, अब ज़रा 3 केसेस मैं बताती हूँ आपको, 3 केसेस समझो। पहला है हमारे पास कि r जो है वो आपके पास है +1, इट मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। x इंक्रीज़ करेगा तो y भी इंक्रीज़ करेगा, एग्जैक्ट रिलेशन होता है इसमें। फिर एक केस है कि r इज़ इक्वल्स टू -1, ये है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, इसमें अगर x इंक्रीज़ करेगा तो y डिक्रीज़ करेगा, एंड वाइसा वर्सा। तीसरा केस है r इज़ इक्वल्स टू 0, इसमें होता है नो कोरिलेशन। सो जो बीच की वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि मान लो +0.8, इट मीन्स स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। मान लो अगर -0.6 है, इट मीन्स मॉडरेट नेगेटिव। सो you just need to think over why it is bounded between -1 and +1, बिकॉज ये एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजर है, रेशो फॉर्म में होता है ना, इसलिए दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 46, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं? रिग्रेशन प्रिडिक्ट्स व्हाट। सो इट प्रिडिक्ट्स फ्यूचर वैल्यू। देखो रिग्रेशन क्या करता है? दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है, लेकिन उसका मेन यूज़ क्या होता है? प्रिडिक्शन। जैसे इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन है, अगर इनकम मान लो 50,000 है तो कंजम्पशन कितना होगा, ये हम रिग्रेशन इक्वेशन से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। रिग्रेशन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अब x नोन है तो हम y प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आपने याद रखना है कि कोरिलेशन जो होता है वो रिलेशनशिप बताता है, और जो रिग्रेशन होता है वो फ्यूचर वैल्यू को प्रिडिक्ट करता है। सो बेसिकली रिग्रेशन क्या है? एक प्रिडिक्शन टूल है। ठीक है, नाउ 47, मीडियन अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम्स। यस दिस इज़ ट्रू, एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हैं वो मीडियन को अफेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, फिर रीज़न हमें दे रहा है इट इज़ अ पोजिशनल एवरेज। हाँ ये भी सही है, मीडियन वैल्यू की पोजीशन पे डिपेंड करता है, वैल्यू मैग्नीट्यूड पे नहीं करता। पोजीशन बेस्ड होने की वजह से एक्सट्रीम वैल्यूज़ का इम्पैक्ट ही नहीं होता है। सो बोथ आर ट्रू, और एक्सप्लेनेशन वगैरह भी सब सही चल रही है, तो ऑप्शन ए जो है इसके साथ जाएंगे हम लोग। 48 में पूछ रहे हैं मोड इज़ बेस्ट फॉर व्हाट। इट इज़ बेस्ट फॉर क्वालिटेटिव।
मोड क्या है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। कहाँ यूज़ होती है? जब डाटा नंबर्स में नहीं हो बल्कि कैटेगरीज में हो। जैसे कि फेवरेट कलर का सर्वे करना है, रेड, ब्लू, रेड, ग्रीन। अब 2 बार रेड रेड मैंने बोल दिया तो मोड विल बी रेड। सो यहाँ मीन, मीडियन ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मोड वहाँ पर काम करता है। इसलिए मोड इज़ बेस्ट सूटेड फॉर क्वालिटेटिव डाटा। ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ 49 में पूछ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल्स टू व्हाट, सी वी इक्वल्स टू व्हाट। सो देखो मैंने आपको बोल ही रही हूँ, फॉर्मूला याद होना चाहिए। इट मीन्स एस डी डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100। सी वी क्या होता है? रिलेटिव डिस्पर्जन का मेजर। इसका फॉर्मूला आपको पता लग गया, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का डिवीजन इंटू 100। ठीक है, सो बेसिकली इसको यूज़ हम कहाँ करते हैं? 2 डाटा सेट कंपेयर करने के लिए। जैसे मान लो कंपनी ए का सी वी 10% है, कंपनी बी का सी वी 20% है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन है? ए। जिसकी सीवी कम है वो ज़्यादा स्टेबल कहलाया जाएगा। ठीक है, हाई सीवी मतलब हाई वेरिएबिलिटी, लो सीवी मतलब हाई कंसिस्टेंसी। ठीक है, सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट? सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? परफेक्टली बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मीन, मीडियन, मोड सब बराबर होते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड सब बराबर, बिल्कुल सिमेट्रिकल। शेप क्या रहती है इसकी? बेल शेप्ड कर्व, सेंटर पर पीक, दोनों साइड बाकी इक्वल। ठीक है, सो ह्यूमन हाइट डिस्ट्रीब्यूशन या एग्ज़ाम मार्क्स इन सब में इसको यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। ओके, नाउ अब हमारा ये सेक्शन भी ख़त्म हुआ स्टैटिस्टिक का। अब मुझे आउट ऑफ 10 कमेंट करके बताओ हाउ मच यू स्कोर्ड। ऑलराइट, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है जनरल साइंस का। 10 MCQs इसमें भी आप लोगों के लिए है। ऐसा यूनिट फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। ठीक है, फोर्स क्या होता है? पुश या पुल जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करता है, और ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? न्यूटन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kg मल्टीप्लाइड ये। ठीक है, देखो फॉर्मूलाज आपको सारे याद होने चाहिए। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज द हेयर राइट आंसर। नाउ 52 में हमें पूछ रहे हैं स्पीड इज स्केलर। यस, दिस इज ट्रू। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड क्या बताता है कि कितनी सिर्फ इतना ही बताता है कि कितनी फास्ट जा रहे हैं, डायरेक्शन नहीं बताता। ये रीज़न हमें बोल रहे हैं इट हैज़ नो डायरेक्शन। हाँ बिल्कुल, ये भी सही बोल रहे हैं, डायरेक्शन नहीं है इसलिए तो स्केलर है। सो दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही तरह से मिल रही है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 53 में हमें बोल रहे हैं pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज़ व्हाट? सो इट इज़ 7। ठीक है, pH स्केल क्या होता है? एसिडिटी या बेसिसिटी मेजर करता है ये। इसकी रेंज क्या है कि अगर 0 है तो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, 7 में न्यूट्रल होता है, और 14 जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। 0 से 14 तक रन करता है ये। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है? जहाँ पे हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों बराबर होते हैं, जैसे कि प्योर वाटर, वो भी उसका pH भी 7 होता है। ठीक है, 0 से 7 में एसिड वाला है हिस्सा, 7 to 14 में बेसिक वाला हिस्सा है। अब हमें नेक्स्ट पूछ रहे हैं बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी पे दिया है ये हमें मैचिंग। डीएनए। डीएनए क्या करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। सो इट विल गो विद 1 जेनेटिक मटेरियल। फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, पावर हाउस ऑफ सेल, है ना। ये क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फिर है राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। फिर आपके पास आता है क्लोरोप्लास्ट, ये प्लांट्स में फूड बनाता है, तो ये जाएगा डी 4th के साथ, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये पेयर रहेगा इनका। फिर हमें 55 में पूछ रहे हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ देखो, ओम्स लॉ क्या कहता है कि वोल्टेज यानी कि V ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? करंट के, I के। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, यहाँ पे V वोल्टेज है, I करंट है, और R क्या है? रेजिस्टेंस। इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो करंट बढ़ेगा, तो वोल्टेज भी बढ़ेगा।
ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, इसमें हमें पूछ रहे हैं फोटोसिंथेसिस अकर्स इन व्हाट। ऑप्शन क्या दिए हैं, रूट्स, लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स, ये तो हमें पता ही है। ऑप्शन नंबर बी, फोटोसिंथेसिस क्या है, प्लांट सनलाइट की हेल्प से फूड बनाते हैं। ये प्रोसेस कहाँ होती है, लीव्स में होती है। लीव्स में क्यों होती है, क्योंकि लीव्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, और यहीं पे सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। बाकी प्लांट्स में नहीं। रूट्स में एब्जॉर्प्शन होती है, स्टेम जो है उसे सपोर्ट के लिए होता है, फ्लावर्स जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का हब कहाँ है, लीव्स में है, ओके। नाउ 57 हमें बोल रहे हैं मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल, दिस इज़ ट्रू। मेटल में करंट फ्लो क्यों होता है, क्योंकि उनमें चार्ज कैरियर्स होते हैं। फिर प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एग्जैक्टली दिस इज़ ट्रू। मेटल में इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। जब वोल्टेज अप्लाई होता है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और करंट फ्लो करता है। सो आपने याद रखना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन्स कंडक्टिविटी। सो दोनों बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन जो है उसके साथ हम जाएंगे इसमें। फिर यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, इट इज़ वॉट, ठीक है। पावर क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, वॉट। 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड, ओके। फिर ह्यूमन हार्ट के चैम्बर्स, तो सिंपल सा क्वेश्चन, कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एफिशिएंट डबल सर्कुलेशन के लिए होता है, ठीक है। ऑल राइट, सो वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन। इट इज़ स्पीड ऑफ लाइट इज़ इक्वल्स टू वॉट। अब ये मैं नहीं बताऊंगी, आप कमेंट करके बताओ स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ओके। चलिए, अब मुझे इस सेक्शन का भी बताओ, आपने 10 में से कितना स्कोर किया, और मुझे अब टोटल अपना स्कोर बताओ आउट ऑफ 60 सबको ऐड करके कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। हम मिलते हैं अपने नए नेक्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज़ में। ये मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, फेसबुक पेज पे चले जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑल राइट, सो टेक केयर, टिल देन वी विल मीट टुमारो। हैप्पी लर्निंग।